गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, डेली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को शुरू करते हैं और 27 मार्च के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक पूरे सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और पीडीएफ के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। शुरू करें आज के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने की घोषणा की है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी नई मेंबर कंट्री बनने वाली है इंडोनेशिया, जिसने हाल ही में इसमें शामिल होने में अपनी अनुमति प्रदान की। अगर हम लोकेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एशिया के दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया एक तो विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है और सबसे ज्यादा आइलैंड देखने को मिलते हैं इंडोनेशिया में। दक्षिण पूर्व में स्थित है इंडोनेशिया। तो इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। इन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण करेंगे और अगर ये ग्रहण कर लेता है तो 12वां मेंबर कंट्री बन जाएगी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। आपको पता है इस साल हमारे यहां पर जो 76th रिपब्लिक डे का आयोजन किया गया था ना 2025 में, चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया था? प्रबोवो सुबियांतो को। इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट है, चीफ गेस्ट के रूप में आए थे इंडिया। तो अब इन्होंने अनाउंस किया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में 12वें देश के रूप में ये अपने देश को शामिल करेंगे, मतलब इंडोनेशिया को। यहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो कभी ब्रिक्स देशों ने मिलकर यह बैंक बनाया था। 2014 में इसके लिए प्रस्ताव पास किया गया और फाइनली 2015 से इसे लागू किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को। जितनी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं, जितने भी विकासशील देश हैं, उन सभी देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए ऐसे देशों को फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल हेल्प देना, अगर कुछ उन्हें संसाधन चाहिए तो वो प्रोवाइड करना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है। मेंबर कंट्रीज के मध्य में ये सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो जुटाने में मदद करता है। 2014 में इसके लिए प्रस्ताव आया था, साइन किया गया और 2015 में फिर फाइनली इसको शुरू किया गया। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है चीन के शंघाई में, चाइना में। और डिल्मा रोसेफ वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ये पता है कहां से आते हैं? ये आते हैं ब्राजील से, डिल्मा रोसेफ। अब अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 11 मेंबर कंट्रीज कौन है? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, उरुग्वे, ईरान और इथोपिया। ये हो गई 11 मेंबर कंट्री और इसके अलावा अब जो 12वीं जुड़ेगी वो कौन? इंडोनेशिया। जीएसएमए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? पहले हम यहां पर यह समझें कि जीएसएमए एक्चुअल में है क्या। तो यह है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में कहा जाता है जीएसएमए। जितने भी वर्ल्ड में मोबाइल नेटवर्क्स कंपनी है, जैसे जियो हो जाती है, एयरटेल हो जाती है, तो जितनी भी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है उन सभी के हितों के संरक्षण के लिए ग्लोबल लेवल पर जो एसोसिएशन बना है वो कहलाता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। हाल ही में इसके चेयरमैन के रूप में एक इंडियन अपॉइंट किए गए, इनका नाम है गोपाल विट्ठल। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यह है गोपाल विट्ठल। जीएसएमए के वर्तमान में नए चेयरमैन बने। ये चेयरमैन के रूप में अपनी पोस्ट को 2026 तक होल्ड करेंगे और उसके बाद फिर से एक बार चुनाव होंगे और फिर देखा जाएगा कौन बनता है, पर अभी 2026 तक गोपाल विट्ठल इस पद पर रहेंगे। आपको पता है इंडिया में गोपाल विट्ठल कौन है? तो ये भारती एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं वर्तमान में। जीएसएमए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोबाइल नेटवर्क जितने भी ऑपरेटर्स है, कंपनीज है, उनके हितों के संरक्षण के लिए ग्लोबल लेवल पर काम करती है। स्थापना की गई थी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इंग्लैंड के लंदन में।
वर्तमान में 1200 से ज्यादा मोबाइल नेटवर्क कंपनीज इसकी सदस्य हैं। किसकी? जीएसएमए की, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया? गोपाल विट्ठल। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए सामान्य हिंदी काफी स्टेट एग्जाम्स में पूछी जाती है, आपको पता होगा। सामान्य हिंदी का फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको हर टॉपिक की पीडीएफ भी आपके कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, कॉन्सेप्ट से आपको पूरा हिंदी यहां पर समझाया गया है। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस है आज के लिए आपके लिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर सामान्य हिंदी के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको हर्डल आ रहा है, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, जिसे हाल ही में राज्यसभा में पास किया गया, किस एक्ट को यह संशोधित करेगा? किस एक्ट को संशोधित करेगा? तो अगर हम आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक की बात करें, 2024 में यह लोकसभा में पास हो चुका था, अब 2025 में यह राज्यसभा में पास हुआ है। यह संशोधित करेगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को। पहले भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया जा चुका है ना, जो भारत डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक अधिनियम है, जिसके तहत एनडीआरएफ, नेशनल जो हमारी डिजास्टर फोर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली जो फोर्स है, उसका भी गठन इसी एक्ट के माध्यम से किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो अब इसमें संशोधन करने के लिए, इसमें चेंजेस करने के लिए आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2024 लाया गया, जो कि पुराने वाले को रिप्लेस करेगा। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 में लोकसभा में पास हो चुका था और अब इसे राज्यसभा में पास किया गया है। संशोधित करेगा 2005 के एक्ट को। जो मेन चेंजेस किए गए हैं 2005 के एक्ट में संशोधन के बाद, वो क्या होंगे? तो पहली चीज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके पावर्स बढ़ेंगे। ये खुद डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को तैयार कर पाएंगे, और पहले ये काम जो है ना एग्जीक्यूटिव कमिटीज के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब स्टेट और नेशनल लेवल पर ये जो अथॉरिटी है वो इस काम को कर पाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तैयार कर पाएगी। तो इनके पावर्स बढ़ाए गए। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो डिजास्टर डेटाबेस है उसको तैयार करने का प्रावधान जोड़ा गया है। दोनों स्टेट और सेंट्रल में ये तैयार होगा, जिससे डिजास्टर रिस्क को कंट्रोल किया जा सकेगा, फंड एलोकेशन के लिए प्रावधान किए जा सकेंगे और योजनाओं की जानकारी भी यहां पर दी जाएगी। स्टेट को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड बनाने की अथॉरिटी मिलेगी। रोल्स और सर्विस कंडीशन डिफाइन करने की पावर इनको मिल जाएगी। किसको? स्टेट को। तो कुछ प्रावधान है 2005 के अधिनियम के जिनको बदला गया है। यहां पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हाथ में पावर आने वाली है, भारत सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज के लिए सबसे बड़ी स्टैच्यूटरी बॉडी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसको 2006 में गठित किया गया था। इसमें सदस्य के रूप में चेयरपर्सन के अलावा 9 मेंबर देखने को मिलते हैं। चेयरपर्सन हमेशा पीएम होते हैं। किसके? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। पूरे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसके अलावा एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, भारत में अगर उत्तराखंड जैसी कोई त्रासदी हो जाती है, केरल जैसी कभी बाढ़ आ जाती है, गुजरात जैसा भूकंप आ जाता है, ऐसी केस में किसी भी डिजास्टर में सबसे पहले रिस्पॉन्ड कौन करता है? एनडीआरएफ करता है। इसी को भेजा जाता है बचाव और राहत कार्य के लिए। यह भारत में क्विक रिस्पॉन्स और रिलीफ ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित है। डिजास्टर के केस में एनडीएमए के अंतर्गत ही ये कार्य करती है, और इसका भी गठन 2005 के एक्ट के माध्यम से 2006 में पहली बार किया गया था।
इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के पद पर श्री पीयूष आनंद है, आईपीएस ऑफिसर। किसके डायरेक्टर जनरल? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो जो नया एक्ट आया है 2024 का, जो संशोधित विधेयक आया है, वो किस एक्ट को बदलाव करेगा? तो ये बदलाव करेगा 2005 के अधिनियम को। 2005 के अधिनियम को चेंज करने के लिए लाया गया है। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस हर साल मनाया जाता है 27 मार्च, मतलब आज मनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो थिएटर्स है उनके इंपॉर्टेंस को बताना, समाज पर थिएटर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, और अभिनय की शुरुआत अगर बेसिक देखना है तो थिएटर्स ही। तो रंगमंच के इंपॉर्टेंस को वर्ल्ड पटल पर रखना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, और रंगमंच के प्रति या थिएटर्स के प्रति जो लोगों का मोह भंग होता जा रहा है ना, उसके प्रति लोगों को आकर्षित करना कि भाई ये इंपॉर्टेंस रखता है समाज में बदलाव के लिए। इसीलिए वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को हर साल। आप अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो अभिनय करने वाले हैं ना कहीं थिएटर से ही निकल के आते हैं, रंगमंच से ही निकल के आते हैं, और कहीं ना कहीं ये समाज को इफेक्ट भी करते हैं, समाज पर इनका प्रभाव भी पड़ता है। तो समाज में थिएटर की इंपॉर्टेंस को बताना वर्ल्ड थिएटर डे का मुख्य उद्देश्य 27 मार्च को मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करें तो थिएटर्स एंड अ कल्चर ऑफ पीस 2025 में इस डे की थीम है। सबसे पहली बार इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में, घोषणा की गई थी, और पहली बार मनाया गया 1962 में। 1962 में पहली बार मनाया गया था। तो 27 मार्च का वर्ल्ड थिएटर डे हो गया। अदर डेज मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताए थे, एक बार फिर से यहां पर रिपीट करता हूं मैं आपके लिए। 21 मार्च सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोएट्री डे, है ना। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, यह भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, और होलिका दहन तो ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे याद रखो यहां पर। 25 मार्च ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से है, ध्यान रखना। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है, और ठीक है यही इंपॉर्टेंट था। तो ये डे जो यहां पर मैंने आपको बताए हैं इनको स्पेशली याद रखना। आगे बढ़ेंगे। भारत की किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने जापान की एस्ट्रोस्केल के साथ अंतरिक्ष मलबा हटाने के लिए समझौता किया है? तो जो स्पेस डेब्रीज हैं अंतरिक्ष में, आपको पता है बहुत सारे सैटेलाइट हैं, प्राइवेट है ना, जो गवर्नमेंट के हैं अलग अलग देशों के, जैसे हमारे यहाँ पर इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है, नासा के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, एलन मस्क स्पेस एक्सिस से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट हर साल लॉन्च किए जाते हैं। अब जब ये सैटेलाइट चलन से बाहर हो जाते हैं ना, तो इनका जो बोल सकते हैं ई मलबा है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है वो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। ये है स्पेस डेब्रीज, जिसके कारण अंतरिक्ष में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जापान की एक प्राइवेट कंपनी है एस्ट्रोस्केल, इसने भारत की एक कंपनी से समझौता किया है, यह है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ये दोनों मिलकर अब जो अंतरिक्ष का मलबा है, जो स्पेस डेब्रीज है, उनको हटाने के लिए काम करेंगी। ठीक है, तो दोनों के मध्य में समझौता हुआ। यहां पर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस इंडिया की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है कर्नाटक के बेंगलुरु में, है ना। काम क्या है? सैटेलाइट और अन्य स्पेस कंपोनेंट या जो इक्विपमेंट है उनको बनाने का काम करती है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस 2015 में शुरू की गई थी। जापान की है एस्ट्रोस्केल, जापान की ये निजी एरोस्पेस कंपनी। उद्देश्य इसका काम है अंतरिक्ष यान जो मौजूदा हैं, जो अंतरिक्ष में है, उनको रिपेयर करना, उनका मेंटेनेंस करना, रिफ्यूलिंग करना और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब जो अंतरिक्ष में जब वही
सैटेलाइट काम करने लगे तो नए सैटेलाइट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो अंतरिक्ष के मलबा है उसको कंट्रोल करने का एक साधन है। तो उसी सेक्टर में एस्ट्रो स्केल काम करती है। हेडक्वार्टर जापान के टोक्यो में है, जापान की कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ। यहां पर जापान ईस्ट एशिया का एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है टोक्यो। यहां पर करेंसी चलती है येन। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि येन किसकी करेंसी है, तो ये जापान की करेंसी है। और यहां के पीएम के पद पर शिगेरू इशिबा देखने को मिलते हैं। 26 मार्च को कौन सा देश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है? अब देखिए, किसी देश का इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये जो देश है ना, इसका इंडिपेंडेंस डे कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत भी इन्वॉल्व है इस देश के इंडिपेंडेंस डे में। तो ये देश है बांग्लादेश। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, स्वतंत्रता दिवस। आपको पता है बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अगर हम मैप में लोकेशन देखें ना, ये एक इस तरह का आपको इंडिया का कुछ मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोकेशन देखेंगे तो आपको इस तरीके से इंडिया की बांग्लादेश की लोकेशन यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। भारत के बंगाल की खाड़ी के उत्तर में भारत से लगा हुआ है बांग्लादेश। सही है। ये एक सांकेतिक मैप है ना इंडिया का, नहीं तो कमेंट करने लगो सर ऐसा बना दिया ऐसा बना दिया। बस मैं आपको बताने के लिए मैप बना रहा हूं, ठीक है ना। पूरा एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं। तो ये ऐसी लोकेशन आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। अब जो पाकिस्तान आप देख रहे हो ना, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है पूर्वी पाकिस्तान। पहले जब पाकिस्तान अलग हुआ था ना, दो पार्ट में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। अब क्या होता है, 1971 तक जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जो वर्तमान में आप देख रहे हो पाकिस्तान का एरिया, वहां की ही सरकार हमेशा रहती थी। मतलब वहां की वोटिंग के आधार पर ही गवर्नमेंट बनती थी, जो आज का पाकिस्तान है वो। और वही रूल करते थे पूर्वी पाकिस्तान पे भी। लेकिन 1971 में क्या होता है, मुजिबुर रहमान, जो शेख मुजिबुर रहमान है, उनकी अवामी लीग की गवर्नमेंट बन जाती है। इनको बहुमत मिल जाता है और ये गवर्नमेंट बनाने के बिल्कुल पास होते हैं। लेकिन ये आते हैं पूर्वी पाकिस्तान से, जो वर्तमान में बांग्लादेश का एरिया है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान एरिया है, वो कभी नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई उन पर शासन करे। तो ऐसे केस में जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र है बांग्लादेश का, वहां पर दमन शुरू करते हैं मेन पाकिस्तान के एरिया की जो सरकार है या सेना है वो। तो ऐसे केस में मुजिबुर रहमान विद्रोह कर देते हैं और ये 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश मतलब खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं पाकिस्तान से। और यहीं पर जब ये घोषणा करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र देश की घोषणा करते हैं, तो इसी दिन 26 मार्च 1971 को यहां से माना जाता है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। इसलिए 26 मार्च को ये सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहां पर अभी इंडिया ने भी मान्यता दे दी शुरुआत में, लेकिन बात वही कि अभी ये देश बना नहीं था, प्रॉब्लम अभी साथ में थी। अब इस बांग्लादेश के विद्रोह को दबाने के लिए जो पाकिस्तान का एरिया था वो बहुत प्रयास कर रहा था। और बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, बांग्लादेश, उन्होंने अपनी मुक्ति बहिनी सेना बनाई थी जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए थी। अब मुक्ति बहिनी सेना को ट्रेनिंग दी थी इंदिरा गांधी सरकार में, जो भारत की सेना है, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो इससे चिढ़कर पाकिस्तान क्या करता है, भारत पर एयर स्ट्राइक कर देता है 3 दिसंबर 1971 को। और यहां से युद्ध शुरू होता है भारत और पाकिस्तान का 1971 में। लेकिन मात्र 13 दिन में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ता है। 91,000 से ज्यादा सैनिक सरेंडर करते हैं मुक्ति बहिनी सेना के सामने, जिसको संरक्षण था किसका, इंडिया का। तो ये इंडिया के सामने संरक्षण था, समर्पण कर देते हैं, संरक्षण नहीं, समर्पण कर देते हैं मुक्ति बहिनी सेना के सामने पाकिस्तान की आर्मी, 91,000 से ज्यादा सैनिक। क्योंकि मुक्ति बहिनी सेना को इंडियन आर्मी का संरक्षण था और इंडियन आर्मी ही कहीं ना कहीं लड़ रही थी, तो फिर यह विजय इंडिया की विजय। ठीक है। अब ऑफिशियली इसके बाद फिर बांग्लादेश का गठन किया जाता है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान सरेंडर कर देता है 1971 में, और फिर बांग्लादेश का फाइनली गठन किया जाता है। लेकिन यह अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 26 मार्च 1971 से। आपको पता है जो पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ था 1971 में,
हमने जो ऑपरेशन चलाया था वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऑपरेशन विजय। ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। टका यहां की ऑफिशियल करेंसी है। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन चप्पू और चीफ एडवाइजर या पीएम का जो पद होता है वो होल्ड करते हैं अभी मोहम्मद यूनुस। ठीक है। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है 26 मार्च को। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया भारत के सुनील कुमार ने। इंडिया के सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता है। अब आपको पता है जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है जॉर्डन के अम्मान में। 21वां एडिशन है इस साल। एक कैटेगरी है 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। इसमें भारत के रेसलर हैं। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुनील कुमार किस खेल से संबंधित है? इंडियन रेसलर। इन्होंने चाइना के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया 21वें एडिशन में। आयोजन करवाता है एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमिटी आयोजन करवाती है। जो मेंस कैटेगरी में रेसलिंग चैंपियनशिप है उसकी शुरुआत की गई थी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की मेंस कैटेगरी की 1979 में, और विमेंस कैटेगरी की शुरुआत की गई थी 1996 में। विमेंस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप साथ में आयोजित की जाती है। अब ये 20वां एडिशन 2024 में हुआ था। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। 20वां एडिशन 2024 में हुआ था किर्गिस्तान में। तब मेडल टेली में पहले स्थान पर था जापान, 9 गोल्ड मेडल इसने अपने नाम किए थे। और ईरान दूसरे स्थान पर था जिसने जापान पहले स्थान पर था, 9 मेडल जीते थे जिसमें से 5 गोल्ड थे। और ईरान दूसरे स्थान पर था जिसने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, 9 गोल्ड। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करो, जापान पहले स्थान पर है, 9 गोल्ड इसने अपने नाम किए। ठीक है। यहां पर वैसे तो आपसे मेडल तो क्या पूछेगा, काउंटिंग याद कर लो कि जापान पहले स्थान पर है और ईरान दूसरे स्थान पर है। आयोजन कहां पर हुआ था? किर्गिस्तान में। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के 13th एडिशन का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप है 2025 में 13वां एडिशन इस साल आयोजित किया जाने वाला है इंडिया में। कहां पर? इंडिया। आयोजन कौन करवाता है? आईसीसी करवाएगा। 13वें एडिशन का आयोजन सितंबर-अक्टूबर 2025 में इंडिया में किया जाएगा और इसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा चंडीगढ़ में। और इस साल इस महिला वर्ल्ड कप में, महिला वनडे वर्ल्ड कप में 8 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली। और इसके बाद जो 2029 में होगा ना वर्ल्ड कप, उसमें 10 टीमें महिलाओं के वनडे वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी। सबसे पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी 1973 में। कब? 1973। अभी जो आयोजित किया जाएगा 2025 में 13वां एडिशन है। 12वां एडिशन आयोजित किया गया था 2022 में, 12th एडिशन। कहां पर? न्यूजीलैंड, जहां पर विनर रही थी ऑस्ट्रेलिया और इसने फाइनल में हराया था इंग्लैंड को। इंग्लैंड को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था 12वां एडिशन 2022 में। ऑस्ट्रेलिया ही सबसे सफल टीम है, 7 बार इसने इसका खिताब अपने नाम किया है। इंडिया 2 बार रनर अप रही। इंडिया की जो विमेंस क्रिकेट टीम है 2 बार रनर अप रही, लेकिन कभी भी हम इस खिताब को अपने नाम नहीं कर पाए हैं। अब देखो, लेट्स सी, इंडिया में आयोजित किया जा रहा है महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में 13th एडिशन। पंचकुला हरियाणा से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के कौन से संस्करण को लॉन्च किया गया? तो एक अभियान या इनिशिएटिव है, अभी हम बात करेंगे कि किससे संबंधित है। जल शक्ति इनिशिएटिव कैच द रेन इसका नाम है। 6ठा संस्करण है जो कि अभी शुरू किया गया 2025 में हरियाणा के पंचकुला में, 6th एडिशन। भारत में ये जो इनिशिएटिव है
इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति संचालित करता है। अगर मिनिस्ट्री पूछी जाए तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी मदद ली गई है और साथ ही साथ हरियाणा सरकार की मदद से लॉन्च किया गया 6th एडिशन। अभी तक जो 5 संस्करण है जल शक्ति अभियान कैच द रेन के, इनको शुरू किया गया है नई दिल्ली से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नई दिल्ली के बाहर से कहीं से शुभारंभ किया जा रहा है किसी एडिशन का। कहां से? हरियाणा के पंचकुला से। होगा क्या? 148 जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की कमी है, जल संकट वाले जिले, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा 6ठे एडिशन में हरियाणा में। देखिए उद्देश्य क्या है, सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन यही चल रहा होगा कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन का उद्देश्य क्या है। 6th एडिशन है, हरियाणा के पंचकुला से शुरू किया गया। जल शक्ति मिनिस्ट्री इसको, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको संचालित करती है, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो कैच द रेन क्या होता है? जो बारिश का पानी है ना, उनको संरक्षित किया जाएगा। इसके लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम किया जाएगा। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे तालाब हो गई, छोटे छोटे झीलें हो गई, है ना, नहरें हो गई, इनको वापस पुनरुद्धार किया जाएगा, इनको रिस्ट्रक्ट किया जाएगा और जो वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से उनका निर्माण किया जाएगा। कैचमेंट एरियाज, जो जल ग्रहण क्षेत्र, भराव क्षेत्र, उनके डेवलपमेंट में कार्य किया जाएगा। तो ये कैच द रेन का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 22 मार्च 2021 में की गई थी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको इनोग्रेट किया था सबसे पहली बार वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में। अभी मैंने आपको बताया वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, 22 मार्च को। तो 22 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो 5वां एडिशन है 2024 में आयोजित किया गया था और अब 6ठा एडिशन शुरू किया गया हरियाणा में पंचकुला में। लास्ट क्वेश्चन, ISTAF तिपाक तकराव वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने रेगुलर कैटेगरी में कौन सा पदक अपने नाम किया? सर ये क्या है, ये कौन सा गेम है भाई? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार इंडिया में आयोजित हो रहा है। ISTAF तिपाक तकराव वर्ल्ड कप 2025। देखिए ये जैसे आप वॉलीबॉल खेलते हैं ना हाथों से, यहां पर पैर से खेला जाता है। जैसे हाथों से वॉलीबॉल खेलते हैं ना, वैसे इस गेम में पैरों से खेला जाता है। तो यही है तिपाक तकराव वर्ल्ड कप 2025 में। इसमें जो भारतीय पुरुष टीम है ना, उसने रेगुलर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और एक तो गोल्ड मेडल जीती हमारी जो मेंस टीम है, और सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आयोजन भारत में हो रहा है, बिहार पटना में। भारतीय पुरुष टीम ने जो मेंस से रेगुलर कैटेगरी है उसमें जापान को हराया, गोल्ड मेडल जीता। इसमें विमेंस डबल कैटेगरी में इंडियन विमेंस टीम ने म्यांमार को हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और एक जो मिक्स्ड इवेंट है उसकी कैटेगरी में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो हमें तो गोल्ड से मतलब है, गोल्ड से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडियन जो पुरुष टीम है उसने रेगुलर कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ISTAF सिपाक तकराव वर्ल्ड कप 2025 आयोजन बिहार पटना में। अब देखिए यहां पर जो मेडल टैली है ना, उसमें पहले स्थान पर रहा है थाईलैंड। बहुत सारे अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाते हैं, एक से ज्यादा टीमें भी किसी एक देश की पार्टिसिपेट कर सकती है। तो थाईलैंड मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा, 5 मेडल इसने अपने नाम किए। सेकंड पर रहा म्यांमार और तीसरे पर रहा वियतनाम। इंडिया की बात करें तो इंडिया मेडल टैली में रहा 4थे स्थान पर इस इवेंट में। यहां पर ISTAF की बात करते हैं जिसने आयोजन करवाया, ISTAF सिपाक तकराव वर्ल्ड कप 2025। तो यहां पर जो मेन संस्था है ना वो पहली वाली है, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सिपाक तकराव फेडरेशन, है ना। ये सिपाक तकराव खेलों का आयोजन करवाती है, संचालन करवाने वाली इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। स्थापना हुई थी 1988 में और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है थाईलैंड बैंकॉक में। ओके,
तो ये हो जाते हैं हमारे 27 मार्च के करंट अफेयर सारे की सारे। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हमारे। टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? विकी कौशल, फिल्म अभिनेता। बायोसारथी इनिशिएटिव भारत के किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया है, बायोसारथी एप्लीकेशन या इनिशिएटिव। अकाईमी अभ्यास किसके बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत और अफ्रीका के 10 देशों के मध्य में। दास्ता और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड हर साल कब मनाया जाता है? तो यह डे मनाया जाता है 25 मार्च को। भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह बने कौन? अजय सेठ, नए फाइनेंस सेक्रेटरी। भारत में सीनियर सिटीजन कमीशन स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य बना है केरला। इंडियन ओपन 2025 भारत का पहला पीएसए स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। और 76 वर्ष की आयु में जॉर्ज फोरमैन का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो ये यूएसए के बहुत ही फेमस बॉक्सर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, जॉर्ज फोरमैन, 76 वर्ष की आयु में। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, एक एक क्वेश्चन को हमने समझा। अब चलिए यहां पर क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर मैं आपको बता देता हूं। लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो यह है टाइलिन, जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है लार में। किस आर्टिकल में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट में, जिसमें संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। और टाइफाइड मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारी है टाइफाइड। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हुए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहां पर होता है? प्लेस या क्या कहलाता है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यहां पर जिले की बात की गई है। और यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। ओके, और सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड करके चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। वहीं पर आपके लिए डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और बहुत सारा आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपके कोर्सेस मिल जाएंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिएगा, तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।